टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट वालों के लिए, जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट वालों के लिए टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल क्लास कराई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट वालों के लिए टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल क्लास कराई जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों, बने रहिएगा आप हमारे इस चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको फीटर, टनर और मशीनिस्ट वालों के लिए थ्योरेटिकल क्लास के साथ साथ, जी हाँ दोस्तों, थ्योरेटिकल के साथ साथ हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे। दोस्तों, आज की जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट की थी वो हीट ट्रीटमेंट की थी। कौन सी थी दोस्तों? हीट ट्रीटमेंट की टॉपिक थी, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ स्टील को देखा था। जैसा कि आप जानते हैं, जितना भी जो मेटल की प्रॉपर्टी है वह उसके अंदर स्थित स्ट्रक्चर के ही ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्टील को देखा था, जिसमें हम लोगों ने फेराइट स्ट्रक्चर को, यूटेक्टाइड स्ट्रक्चर को, हाइपो यूटेक्टाइड स्टील, या फिर बात कर लेते हैं हाइपर यूटेक्टाइड स्टील, या फिर फेराइट की बात कर लें, या फिर मार्टेनसाइट की, या दोस्तों पियरलाइट की, सारा कुछ कवर किया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, वे प्ले लिस्ट में जाकर स्ट्रक्चर ऑफ स्टील नामक वीडियो को आसानी से देख पाएंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वह स्ट्रक्चर ऑफ स्टील अर्थात उसमें स्थित स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है। जितनी भी मेटल की प्रॉपर्टी होगी, उसमें जो उसके ग्रेन्स होते हैं, किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, किस रूप में रहते हैं, उस पर डिपेंड करती है। अब बात करेंगे दोस्तों, हम किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? हीट ट्रीटमेंट के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? हीट ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसके तहत हम देखेंगे कि हमारा जो हीट ट्रीटमेंट है उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है दोस्तों। तो आइए हम बिना समय गंवाए जो आज की हमारी टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारा जो आज की टॉपिक है वह हीट ट्रीटमेंट टॉपिक है। हीट ट्रीटमेंट में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे आज इसकी जो मेन प्रोसेस है और पर्पस है। इसके कई प्रकार के जो प्रोसेस है दोस्तों, प्रोसेस के साथ साथ इसके पर्पस क्या है उसको कवर करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि हीटिंग और कूलिंग से जो स्टील में होती है स्ट्रक्चर, उसमें परिवर्तन होता है। जैसा कि हम लोगों ने जो फेराइट स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो किस पर डिपेंड कर रही थी दोस्तों? फेराइट स्ट्रक्चर, या फिर ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर, या फिर हम बात कर ले मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर, यह हीटिंग और कूलिंग पर डिपेंड कर रही थी। जैसा कि हमने आपको पहले ही भी बताया था कि जब हम मेटल को हीट करेंगे या फिर कूल करेंगे, वह डिपेंड करती है, या फिर जो प्रॉपर्टी कहलाती है वह ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर होती है, या वह ऑस्टेनाइट स्टील बनती है। उसके बाद जब हम उसको तेजी से दोस्तों, तेजी से हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, रैपिडली हीट करेंगे, तो वह जो प्रॉपर्टी बनेगी वह हमारी मार्टेनसाइट प्रॉपर्टी होती है। मार्टेनसाइट प्रॉपर्टी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब हम किसी भी स्टील को, या फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नॉर्मल स्टील की बात कर रहे हैं, जब हम स्टील को गर्म रैपिडली ठंडा करेंगे, गर्म करके रैपिडली ठंडा करेंगे, तो जो हमारी प्रॉपर्टी बनती है या जो हमारी स्टील बनती है वो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर कहलाती है या मार्टेनसाइट स्टील होती है। तो दोस्तों, तब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे जो भी स्ट्रक्चर ऑफ स्टील है, जो भी स्ट्रक्चर ऑफ स्टील है, वह हीटिंग और कूलिंग पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करेगी दोस्तों? हीटिंग और कूलिंग पर। इसी पर हम प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकते हैं कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, या कौन सी स्टील बनकर तैयार होगी, हीटिंग और कूलिंग पर। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब हम स्टील को गर्म करेंगे या फिर ठंडा करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हीटिंग हीटिंग और कूलिंग से स्टील के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। इसलिए उचित उचित उपचार से उनके गुणों में को काफी हद तक बदला जा सकता है। इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं? हीट ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, चूंकि हमें एक सर्टेन प्रॉपर्टी चाहिए, एक अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए अपने अनुसार या मशीनिंग करने के अनुसार, तो हम उस प्रॉपर्टी को कैसे बदल सकते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम हीट ट्रीटमेंट करके बदल सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार हीट ट्रीटमेंट करके उसको बदल सकते हैं। इसका पर्पस क्या है दोस्तों? हमने तो बात कर ली कि हीट ट्रीटमेंट का जो उद्देश्य है उसको समझ लिया। अब बात करते हैं इसका प्रयोजन क्यों पड़ा, क्यों हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। कोई भी मेटल हो, उसका हीट ट्रीटमेंट करने का मेन फंक्शन क्या है, या मेन जो पर्पस है वो कौन सा है। तो आइए हम बात कर लेते हैं जो हमारा मेन पर्पस है हीट ट्रीटमेंट का, वह है हार्डनिंग करना, टेम्परिंग करना, नॉर्मलाइजिंग करना और एनेलिंग करना। या दोस्तों, एनेलिंग करना, टेम्परिंग करना,
हार्डनिंग करना, साथ ही साथ दोस्तों नॉर्मलाइजिंग करना। तो हम बात करेंगे हार्डनिंग को। हार्डनिंग के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, टेम्परिंग के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों हम नॉर्मलाइजिंग के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए हम फिलहाल बात करते हैं जो हमारा मेन पर्पस है हीट ट्रीटमेंट का, वह क्यों जरूरत पड़ी, क्या रीजन आया कि हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट को आवश्यकता पड़ी या हीट ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ी। तो हमें जब हार्डनिंग की जरूरत पड़ेगी या फिर जब कटिंग एबिलिटी को बढ़ाना होगा, टूट फूट रोधकता बढ़ानी होगी, अर्थात टूट फूट रोधकता बढ़ानी होगी, साथ ही साथ दोस्तों कटिंग एबिलिटी बढ़ानी होगी, तो उस समय हम कौन सी प्रोसेस अपनाएंगे, हीट ट्रीटमेंट की कौन सी प्रोसेस अपनाएंगे दोस्तों, हार्डनिंग की प्रोसेस अपनाएंगे। जब हम कटिंग एबिलिटी को बढ़ाना होगा या टूट फूट रोधकता को बढ़ाना होगा, उस समय हम हार्डनिंग प्रोसेस को अपनाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों टेम्परिंग की। टेम्परिंग की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? कठोरता से उत्पन्न अत्यंत भंगुरता को किसी सीमा तक घटाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, टेम्परिंग हमारे इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जब भी मेटल को हार्ड करेंगे, हार्डनिंग प्रोसेस हम कर ले, जब मेटल को हम हार्ड करते हैं दोस्तों, तो उसमें जो ब्रिटलनेस के गुण आ जाते हैं, उसमें क्या होते हैं दोस्तों, ब्रिटलनेस के गुण आ जाते हैं। इस ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। कौन सी प्रोसेस करते हैं दोस्तों? टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों यह टेम्परिंग का एक और फायदा है कि यह जो टफनेस को बढ़ाती है और शॉक रेजिस्टेंस को भी बनाए रखती है। जी हाँ दोस्तों, जो मेन हमारा टेम्परिंग का फंक्शन है, हार्डनिंग के बाद उत्पन्न भंगुरता को, ब्रिटलनेस को कम करता है, टफनेस को बढ़ाता है और शॉक रेजिस्टेंस को भी बनाए रखता है। तो आपको पता चल गया कि हमारा जो हीट ट्रीटमेंट करने का पर्पस था वह हार्डनिंग का था, एक हार्डनिंग का था, एक टेम्परिंग का था। तो हार्डनिंग में हम समझ गए कि कटिंग एबिलिटी बढ़ाएंगे, टेम्परिंग में हम समझ गए कि जो कटिंग एबिलिटी बढ़ाए हैं हार्ड करके, तो उसमें ब्रिटलनेस के गुण आए हैं। तो ब्रिटलनेस के गुण को कम करने के लिए और टफनेस को बढ़ाने के लिए, ब्रिटलनेस दोस्तों कम होगा, ब्रिटलनेस क्या होगा, कम होगा, और टफनेस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ब्रिटलनेस कम होगा, टफनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, टफनेस इंक्रीज होगा, साथ ही साथ दोस्तों शॉक रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम एनलिंग की। इसकी दोस्तों एनलिंग की, यह सब दोस्तों जो है हीट ट्रीटमेंट के मेन पर्पस है, या फिर बात कर सकते हैं हम इसके जो मेन उद्देश्य हैं वो ये सब है कि एनलिंग हम करेंगे, हीट ट्रीटमेंट के सब प्रोसेस हैं जिसके तहत हम इसके उद्देश्य को भी समझेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, एक आती है टॉपिक एनलिंग की और एक आती है नॉर्मलाइजिंग की। तो एनलिंग है क्या दोस्तों? फिलहाल हम तो बात कर रहे हैं इसके उद्देश्य, सब उद्देश्य है। एनलिंग करेंगे तो इसके अंतर्गत कौन सा उद्देश्य या क्या पर्पस है उसको समझ लेंगे। तो एनलिंग का पर्पस है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करते हैं। एनलिंग के तहत क्या करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो हार्डनेस है उसको समाप्त करेंगे। अगर मटेरियल में हार्डनेस बहुत अधिक है, हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, हम उस पर मशीनिंग नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेटल दूसरा चूज नहीं करेंगे, उस पर हम हीट ट्रीटमेंट करेंगे, हीट ट्रीटमेंट की एनलिंग प्रोसेस करेंगे, जिससे हम उसकी हार्डनेस को दूर कर पाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मशीनेबिलिटी को सुधारा जाता है, मशीनेबिलिटी को सुधारेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि मशीन योग्य बनाएंगे, अर्थात हम उस पर कोई भी वर्क आसानी से कर पाएं। साथ ही साथ दोस्तों जब हम मशीनिंग योग्य बनाए हैं तो हम मशीनिंग योग्य उसी को बना पाएंगे जो हमारा मेटल सॉफ्ट होगा, अर्थात उसको हम सॉफ्ट करेंगे तभी क्या होगा, वह मशीनेबिलिटी के लायक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों नॉर्मलाइजिंग की। दोस्तों नॉर्मलाइजिंग में हम क्या करते हैं, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करते हैं। जो हमारे मेटल हैं, मान लीजिए मेटल है, इसमें ग्रेन स्ट्रक्चर हैं, छोटे छोटे ग्रेन स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, फेराइट हो सकता है, यूटेक्टाइड हो सकता है, हाइपो यूटेक्टाइड हो सकता है, या फिर मार्टेनसाइट हो सकता है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो ग्रेन्स हैं इसको क्या करते हैं, हम ग्रेन्स को सुधारते हैं। नॉर्मलाइजिंग में दोस्तों हम उसमें स्थित या मेटल में स्थित ग्रेन्स को सुधारते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हीट ट्रीटमेंट का जो मेन पर्पस है या मेन उद्देश्य है, वो सब समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि मशीनिंग योग्य बनाते हैं, अर्थात हार्डनिंग करते हैं, कटिंग एबिलिटी को बढ़ाते हैं, टूट फूट रोधकता को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ दोस्तों उसमें आए भंगुरता को दूर करेंगे, टफनेस को बढ़ाएंगे। ये सब दोस्तों ऊष्मा उपचार के मेन उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं ऊष्मा उपचार के लिए इस्पात को तप्त करना तथा बुझाना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया हूं कि दोस्तों जो हमारा मेटल है उसको हम कूलिंग और हीटिंग करके,
कूलिंग और हीटिंग करके, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कूलिंग दोस्तों और एक हीटिंग, कूलिंग और दोस्तों एक हीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। कूलिंग और हीटिंग के अनुसार ही हम मेटल की प्रॉपर्टी को बदल सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। ठीक है, तो कूलिंग और हीटिंग को कब कितना बदला जाएगा वो सारा कुछ हम कवर करेंगे। तो दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट महत्वपूर्ण तापक्रम है। क्रिटिकल पॉइंट महत्वपूर्ण तापक्रम दिए गए हैं जिस पर हमें स्टील को गर्म करना है और ठंडा करना है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट में एक आता है दोस्तों लोअर क्रिटिकल पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है मेटल को जब हम हार्ड करेंगे या फिर गर्म करेंगे उसके लिए टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर पर हम उसे गर्म करेंगे, कितना पर ठंडा करेंगे, कितना पर क्या करेंगे, वह उसको डिपेंड करता है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पर। तो आइए हम बात करते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जिस तापमान पर ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर कोई भी स्टील हो, जब हम उसे हीट कर रहे हैं तो जब वो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना प्रारंभ हो, वह क्या कहलाता है दोस्तों? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। स्टील को जब हम गर्म किए हैं, स्टील को जब हम गर्म करेंगे तो जिस टेम्परेचर पर स्टील ऑस्टेनाइट में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाए, स्टील क्या हो दोस्तों? ऑस्टेनाइट में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाए, ऑस्टेनाइट में परिवर्तन होना आरंभ हो जाए, तो वह प्लेन कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। यह टेम्परेचर दोस्तों 723 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों? 723 डिग्री सेल्सियस होता है, 723 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनता है वह लोअर क्रिटिकल पॉइंट से या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से बनना प्रारंभ हो जाता है, जो 723 डिग्री सेल्सियस है। हमने आपको पहले भी बता चुका हूं, इसके पहले वाली वीडियो में ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को बताया था। साथ ही साथ दोस्तों ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनता कैसे है उसको भी कवर किया था। इसके बाद हम लोगों ने मार्टेनसाइट को भी कवर किया था। तो जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वे जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको आगे वाली जो टॉपिक स्टार्ट होगी वह क्लियर रहेगा, अच्छी तरह से क्लियर रहेगा। जैसे बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि जो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर है वह बनता कैसे है और इसका मेन जो प्रॉपर्टी है ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर की वो कौन सी होती है। तो प्लीज जिन लोगों ने नहीं देखी ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर को, वह स्ट्रक्चर ऑफ स्टील में जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों लोअर क्रिटिकल पॉइंट की या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की। तो हमने आपको बताया हूँ कि जिस पॉइंट पर या जिस टेम्परेचर पर स्टील में ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है, स्टील में ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है, वह तापमान हमारा लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, जो 723 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस। अर्थात 723 डिग्री सेल्सियस पर हमारा प्लेन कार्बन स्टील में ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपर क्रिटिकल पॉइंट दोस्तों या अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जिस तापमान पर, जी हाँ दोस्तों, जिस तापमान पर स्टील की संरचना अर्थात स्टील की स्ट्रक्चर पूर्णतः ऑस्टेनाइट में परिवर्तित हो जाती है। पूर्ण रूप से क्या होगी दोस्तों? हमने जब प्रारंभ की थी ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर जो प्रारंभ हुई थी वह कहलाता था लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लेकिन पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट में बदल गया। पूर्ण रूप से किस में बदल गया दोस्तों? ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में बदल गया है। तो वह टेम्परेचर हमारा कहलाएगा, वह कौन सा टेम्परेचर होगा दोस्तों? अपर क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है या अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है इस्पात में स्थित कार्बन के परसेंटेज पर ही डिपेंड करता है। आपको पता होना चाहिए कि जिस टेम्परेचर पर हमारा स्टील का स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट में बदल जाता है, किसमें दोस्तों? पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में बदल जाता है, वह अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा 723 डिग्री सेल्सियस है, 723 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब हम बात करेंगे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की, तो वह स्टील में स्थित कार्बन परसेंटेज की मात्रा पर निर्भर करता है, कार्बन की परसेंटेज मात्रा पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, इस्पात की कार्बन परसेंटेज की मात्रा पर हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर निर्भर करता है। तो आपको
ध्यान में रखना है दोस्तों कि हमारा जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है उसमें ऑस्टेनाइट बनना प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, ऑस्टेनाइट वहां से बनना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की तो उसमें हमारा जो स्टील का स्ट्रक्चर होगा वह पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में बदल जाता है। यह दोस्तों इसका टेम्परेचर आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि इसका टेम्परेचर आपसे कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बस पूछ लिया जाता है कि जो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनता है उसके लिए जो टेम्परेचर हम रखेंगे किस पर निर्भर करता है, तो कार्बन परसेंटेज की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्लियर हो जाना चाहिए कि जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है वह क्या है और इसका मेन जो उद्देश्य है वह कौन सा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं, उदाहरण दिया गया तो उदाहरण आपको लेने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए आप तेज तराक बच्चे हैं तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उदाहरण या एग्जाम्पल हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है। और ऐसा भी ज्ञानी भी बनना है क्योंकि हम अगले बच्चों को या दूसरे बच्चों को सिखा सके, समझा सके। तो आपको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं उष्मा उपचार की जो अवस्थाएं हैं। उष्मा उपचार के लिए दोस्तों 3 अवस्थाएं हैं। उष्मा उपचार की जो है 3 अवस्थाएं, जैसा कि हमने बताया, तपाना, सुखाना और बुझाना। ठीक है, तपाना, सुखाना और बुझाना, ये जो है हीट ट्रीटमेंट की 3 अवस्थाएं हैं। जब इस्पात को गर्म किया जाता है, जब इस्पात को गर्म करने पर वह वांछित या रिक्वायर्ड तापक्रम पर पहुंच जाता है तो उसे एक निश्चित समय के लिए उसी तापक्रम पर रखा जाता है। ठीक है, उसी तापक्रम पर रखा जाता है। ठीक है, इससे स्टील में या स्टील के पूरे क्षेत्रफल या स्टील के पूरे सेक्शन में भली भांति क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर पहुंच जाएगा। और टेम्परेचर पहुंच जाएगा अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से वह क्या होगा, हीट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सोकिंग टाइम कहते हैं या सुखाना कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारा जो स्टेज है या हीट ट्रीटमेंट के मेनली 3 स्टेज हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हीट ट्रीटमेंट जो निर्भर करती है हीटिंग और कूलिंग पर, तो इसके लिए 3 स्टेज दिया गया है। इन्होंने 3 स्टेज दिए हैं। एक है सोकिंग है दोस्तों, सोकिंग है, हीटिंग है और एक है बुझाना है। ठीक है, तो सुखाना, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो 3 स्टेज है वह तपाना है, एक हीटिंग है, सुखाना है, सोकिंग है और बुझाना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अभी कि जो सोकिंग समय है, ये सोकिंग समय है क्या। जैसा कि आपको पता है कोई भी हमारा स्टील हो, प्लेन कार्बन स्टील हो या फिर अलॉय स्टील हो, उसको हम पहले गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या करेंगे, उसी तापक्रम पर उसको छोड़ देंगे। एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पहुंच गया, एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पहुंच गया, अब इसको क्या करेंगे, उसी टेम्परेचर पर इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जिससे क्या होगा, इसमें जो ग्रेन्स है या कह सकते हैं कि हमारा जो पूर्ण रूप से यह क्या होगा, पूर्ण रूप से हीट हो जाएगा, पूर्ण रूप से यह हीट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सोकिंग। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सोखना, सोखना या सोकिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हीटिंग की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, हीटिंग की। स्टील को तपाना, सोकिंग तो हम समझ गए कि सोकिंग क्या है, स्टील को गर्म किया और उसी टेम्परेचर पर उसको छोड़ दिए, जिससे उसके पूरे क्षेत्रफल पर या पूरे क्षेत्र पर या फिर बोल सकते हैं हम पूरे सेक्शन पर उसके जो टेम्परेचर है पूर्ण रूप से फैल गए या पूर्ण रूप से वह हीट हो गया, तो वह हमारा सोकिंग कहलाता है, वह सोकिंग कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हीटिंग की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, हीटिंग की। तो आइए समझ लें कि फर्नेस के चयन, तपन के लिए प्रयुक्त ईंधन, समय अंतराल तथा पुर्जे को वांछित तापक्रम तक लाने के नियंत्रण पर निर्भर होता है। ठीक है दोस्तों, फर्नेस के चयन या भट्ठी के चयन, तपन के लिए प्रयुक्त ईंधन, समय अंतराल तथा पुर्जे का वांछित तापक्रम तक लाने के नियंत्रण पर निर्भर होता है। तपन दर दोस्तों किस पर डिपेंड करेगी, तपन दर एवं तपन समय इस्पात के संगठक, उसकी संरचना तथा उष्मा उपचार के लिए पुर्जों आकार तथा साइज पर निर्भर करती है। जो हमारा हीट कर रहे हैं, एक मेटल को हीट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, क्या कर रहे हैं, मेटल को जब हीट कर रहे हैं, ये हीटिंग की तो बात कर रहा है, इस्पात की हीटिंग, तो हम फर्नेस कौन सा लिए हैं, फर्नेस का चयन करेंगे, साथ ही साथ फ्यूल का भी चयन करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों टाइम का भी जरूरत पड़ेगी। इन सब पर डिपेंड करती है हमारा कौन सा, स्टील का
हीटिंग, स्टील की हीटिंग डिपेंड करती है। साथ ही साथ दोस्तों स्टील में जो संरचना है, साथ स्टील की कौन सी स्ट्रक्चर है, उसका शेप कैसा है और साइज कैसी है, इस पर डिपेंड करती है हीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सोकिंग समय। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सोकिंग समय। यह इस्पात या स्टील के अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन तथा रासायनिक संगठक, केमिकल कंपोजिशन, भट्ठी में चार्ज की मात्रा तथा भट्ठी के चार्ज की व्यवस्था आदि पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा सोकिंग समय दोस्तों? क्रॉस सेक्शन पर, अर्थात स्टील की क्रॉस सेक्शन कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कितनी चौड़ी है, उस पर डिपेंड करेगा। कम केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करेगा, स्टील में स्थित केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ दोस्तों जो भट्ठी में चार्ज की मात्रा है, भट्ठी में जो चार्ज की मात्रा है उस पर डिपेंड करेगी और चार्ज की व्यवस्था पर भी निर्भर करेगी। सामान्यतः दोस्तों सामान्य स्थिति में यह जानने की बात है कि कार्बन तथा निम्न एलॉय स्टील, लो एलॉय स्टील के लिए प्रति 10 मिलीमीटर मोटाई के लिए, प्रति 10 मिलीमीटर, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सोकिंग समय आपसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देखने को मिल जाता है कि हमारा जो सोकिंग समय है वह 10 मिलीमीटर मोटाई के लिए कितने मिनट तक रखा जाता है। तो 10 मिलीमीटर मोटाई के लिए 10 मिनट रखा जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि 10 मिलीमीटर मोटाई वाली स्टील या एलॉय स्टील के लिए हम 10 मिनट रखेंगे। सोकिंग समय स्टील के लिए 10 मिलीमीटर मोटाई के लिए हम 10 मिनट रखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे बनता है। सोकिंग समय आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि 10 मिलीमीटर में